कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। अपमान का बदला। वर्धमान नामक एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसीलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीके से उसने आम आदमी को भी खुश रखा था और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा सभी को आमंत्रित किया। भोज के दौरान उसने सभी को बहुत सम्मान दिया और सभी मेहमानों को आभूषण और उपहार दिए। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए नियत थी। यह देखकर व्यापारी आग बबूला हो गया और अरे नालायक, क्या तुम इस राज परिवार की कुर्सी पर बैठने के लायक हो? बदतमीज! उसने सेवक की गर्दन पकड़कर उसे भोज से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। इस व्यापारी की ये मजाल कि वो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा अपने बिस्तर से कूद पड़ा और उसने सेवक से पूछा, सेवक, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या ये बात वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़े और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और सो न सका, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने कुछ बोला तो नहीं, पर शक का बीज तो बोया जा चुका था। उसी दिन से राजा ने व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार कम कर दिए। अगले दिन जब व्यापारी महल में आया तो उसे द्वारपालों ने रोक दिया। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी वही खड़े सेवक ने मजे लेते हुए कहा, अरे द्वारपालो, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है और तुम्हें कभी भी बाहर फिकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। ये सब सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने उस सेवक को अपने घर बुलाया, उसकी खूब आवभगत की और उपहार भी दिए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, सेवक, मुझसे गलती हो गई। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया गलत किया, मुझे माफ कर दो। सेवक खुश हो चुका था। उसने कहा कि न केवल आपने मुझसे माफी मांगी पर मेरी इतनी आप भगत भी की। आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन उसने राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए जब राजा को अर्ध निद्रा में देखा तो फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वह घुसल खाने में ही खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर उठा और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें कब का नौकरी से निकाल दिया होता। सेवक ने दोबारा चरणों में गिरकर राजा से माफी मांगी और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाई। उधर राजा ने सोचा कि जब ये मेरे बारे में ऐसा गलत बोल सकता है तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी गलत ही बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में दंड दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में बुलाकर पूरे सम्मान से उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला दी। ये कहानी भी हमें दो अद्भुत सीख देती है। पहली ये कि हमें हर किसी के साथ सद्भाव और समान भाव से ही पेश आना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा। हमेशा याद रखें, जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होना पसंद करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करें। और दूसरी ये कि हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि शक की स्थिति में पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही निर्णय लेना चाहिए। जमशेदपुर नाम के गांव में रफीक अपना मटन का दुकान चलाता था। रफीक अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ का नाम था शबाना। शबाना घर के सारे काम किया करती थी। रफीक अपने माँ की बहुत देखभाल किया करता था। उसकी ये देखभाल देख शबाना उससे कहा करती थी, अरे रफीक, मेरी इतनी चिंता मत करो, अपने धंधे पर ध्यान दो। माँ, मैं धंधे पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, खुद का थोड़ा ख्याल रखा करो। हाँ बेटे, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। चलो माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। हाँ बेटा। ऐसा कहकर रफीक अपने दुकान पर चला जाता है। उसकी दुकान में हर रोज बहुत ग्राहक आया करते थे।
उसका मटन ताज़ा होने के कारण जल्द ही ख़त्म हो जाया करता था। सारे गांव के लोग उससे ही मटन लिया करते थे, इसीलिए रफ़ीक का धंधा अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन उसके दुकान पर एक होटल मालिक सुंदर सेठ आया और रफ़ीक से, अरे रफीक, तुम्हारे यहाँ मटन बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ सेठ, मेरे दुकान में मटन बहुत ताज़ा होता है, चाहे तो आप देख लीजिए। क्या तुम मेरे होटल पे रोज़ 10 किलो मटन भिजवा दोगे? हाँ सेठ, बिल्कुल, मैं भिजवा दूंगा। ये लो तुम्हारा एडवांस और बाकी के पैसे तुम्हें महीने के बाद में मिलेंगे। जी सेठ, मैं कल ही भिजवा दूंगा। चलो मैं चलता हूँ। अब सुंदर सेठ जाने के बाद रफ़ीक अपना काम करने में व्यस्त हो गया। अब अगले दिन रफ़ीक सुबह 9 बजे ही सुंदर सेठ के होटल पर अपना 10 किलो मटन पहुंचा देता है और अपने काम करने चला जाता है। रफ़ीक की दुकान पर उसका दोस्त राहुल आता है। अरे रफीक, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। कैसे आना हुआ आज भाई इधर? अरे रफीक, मुझे 1 किलो मटन दे दो जल्दी से। हाँ अभी देता हूँ। ऐसा कहकर राहुल को रफ़ीक मटन दे देता है और राहुल वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। रफ़ीक हर रोज़ सुंदर सेठ को 10 किलो मटन भिजवाता है। अब रफ़ीक अपने पैसे लेने के लिए वहाँ जाता है, तभी सुंदर सेठ, मेरा महीना पूरा हुआ है, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे ज़रूरत थी। हाँ ये लो तुम्हारे पैसे, और कल से मेरे होटल पे मटन मत देना। क्यों सेठ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुमसे ज़्यादा मटन मुझे कम दाम में मिल रहा है तो मैं उसी से मटन लूँगा। तुम आज से मटन मत देना। सेठ, आपने बताया था इसलिए आज भी मैं आपके लिए 10 किलो मटन लेकर आया हूँ, मगर मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। रफ़ीक अपना मुंह लटकाकर वहाँ से मटन का थैला उठाकर चला जाता है और अपने दुकान जाता है। वह दुकान में जाकर दिन भर अपना काम करता है, मगर उसका वह 10 किलो मटन नहीं बेचा जाता। तब वह सोच में डूब जाता है। मैं इतने सारे मटन का क्या करूँ? इतना फेंक भी तो नहीं दे सकता। मैं एक काम करता हूँ, माँ को इस मटन की बिरयानी बनाने को बोलता हूँ और अनाथाश्रम के बच्चों में बांट देता हूँ। ऐसा मन में सोचकर रफ़ीक वह मटन का थैला उठाकर अपने घर चला जाता है और अपने माँ को बताता है। माँ, आज मेरे दुकान में बहुत सारा मटन बच गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी बिरयानी बना ले और अनाथाश्रम के बच्चों में जाकर बांटे। हाँ चलेगा बेटा, मैं बिरयानी बनाती हूँ और तुम हाथ मुँह धो लो। हाँ माँ। अब शबाना बिरयानी बनाने के लिए चली जाती है और रफ़ीक तैयार होकर बाहर आ जाता है। तभी उसको बहुत अच्छी खुशबू आती है। वह अपनी माँ से, माँ, बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम जल्दी इसे पैक कर दो, मैं अनाथाश्रम देकर आता हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं अब भी देती हूँ। ऐसा कहकर शबाना बड़े डिब्बे में बिरयानी डालकर रफ़ीक के पास दे देती है। अब रफ़ीक डिब्बा लेकर अनाथाश्रम चला जाता है और अनाथाश्रम के मैनेजर से मिलता है। मैंने ये बिरयानी बच्चों के लिए लाई थी, आप उन्हें दे देना। ठीक है रफ़ीक, तुम बिरयानी यहाँ रख दो, मैं शिवा के हाथों इसे भिजवा दूंगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ठीक है मैनेजर साहब, आप जाओ, मैं बिरयानी बांटने में शिवा की मदद करता हूँ। हाँ चलेगा। ऐसा कहकर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। उनके अनाथाश्रम में एक बड़ा आदमी आता है। तभी मैनेजर उनसे, नमस्ते सिन्हा साहब, आइए ना। नमस्ते, चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा और मैनेजर एक रूम में चले जाते हैं। वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी उस समय रफ़ीक शिवा के साथ बच्चों को बिरयानी बांटने लगता है। उस बिरयानी का सुगंध इतना अच्छा होता है कि सभी बिरयानी खाने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी मैनेजर से, सिन्हा साहब, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे देखना है। साहब, आज अनाथालय में रफ़ीक ने बिरयानी लाई है, उसकी ही खुशबू है। चलो, मैं बिरयानी देखना चाहता हूँ, मुझे भी देखना है। जी चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा साहब रफ़ीक के पास चले जाते हैं और रफ़ीक से, रफ़ीक, क्या ये बिरयानी में थोड़ी चख सकता हूँ? लीजिए ना साहब, इसमें क्या पूछना है। वाह, इसकी टेस्ट तो बहुत ही अच्छी है। क्या तुम हमेशा ऐसी बिरयानी बनाते हो? मैं हमेशा नहीं बनाता साहब, आज मेरे दुकान में 10 किलो मटन बच गया था, तो मेरी माँ ने इसकी बिरयानी बना दी और मैं अनाथाश्रम लेके आ गया। तुम्हारे बिरयानी की टेस्ट बहुत अच्छी है। क्या तुम मेरे होटल में हर रोज ऐसी बिरयानी बना कर दोगे? हाँ साहब, मैं ऐसी ही बिरयानी बना कर दूंगा। ये लो मेरा कार्ड और पहले दिन का एडवांस लेकर जाना। धन्यवाद साहब, मैं कल आपके होटल में बिरयानी पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर रफ़ीक अपने घर चला जाता है। तभी रफ़ीक अपनी माँ से, माँ, आज मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ है बेटा, बताओगे जरा। माँ, एक बड़े होटल के मालिक ने मुझे तुम्हारे हाथ की बिरयानी की ऑर्डर दी है और हर रोज उसे ये बिरयानी उसके होटल में चाहिए। मेरे लिए और एक मौका आया है माँ आगे बढ़ने का। हाँ बेटे, मुझसे जो मदद बन पड़ेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ, इसमें मुझे तुम्हारी बहुत मदद लगेगी। मैं सीख लूंगा, मगर तुम्हें मुझे सिखाना होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और बनाकर भी दूंगी। ऐसा कहकर शबाना अपना काम करने चली जाती है। अब रफ़ीक अगले दिन बिरयानी होटल में पहुंचा देता है।
तभी होटल का मालिक उसे खुद एडवांस देकर उससे हर रोज बिरयानी देने के लिए उसे बोलता है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रफीक अपना दुकान संभालकर बिरयानी पहुंचाता है। अब रफीक कुछ दिनों में खुद की मेहनत से एक होटल खोल देता है और उसे अच्छी तरह से चलाता है। अब रफीक एक बड़ा आदमी बन गया है। उसको अब लोग उसके मटन की दुकान से नहीं बल्कि बिरयानी वाला रफीक के नाम से जाना करते थे। उसके हाथ की बिरयानी इतनी अच्छी थी कि लोग उसके ही हाथ की बिरयानी खाते थे। ये सब उसके एक नेक विचार से शुरू हुआ था, इसीलिए उसे इसमें सफलता मिली। श्रीरामपुर नाम के गांव में एक राम नाम का किसान रहा करता था। उसके पत्नी का नाम था राधा। राधा को एक बेटी थी जिसका नाम था सुहानी। सुहानी बहुत ही समझदार थी। वो स्कूल में जाया करती थी। राम हर दिन खेत में जाकर अपना काम किया करता था। उसके साथ राधा भी हाथ बटा दिया करती थी। उससे राम को बहुत मदद हो जाती थी। एक दिन राम को अच्छा नहीं लग रहा था। तब राधा राम से, अजय आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। राधा, मैं आज सोच रहा हूँ घर पर रहकर ही आराम कर लूँ। हाँ, आप ऐसा ही कीजिए। मैं खेत में जाकर देखती हूँ, ठीक है? ठीक है राधा, मगर जल्दी वापस आना। हाँ ठीक है। अब राधा खेत में काम करने के लिए चली जाती है। खेत में जाते ही वो काम करने लग जाती है। काम करते करते उसे शाम हो जाती है। उसका उसे पता भी नहीं चलता। वो शाम होने पर घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे घर जाने के लिए बहुत देर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे रास्ते में बारिश लगती है। बारिश की वजह से राधा एक पेड़ के सहारे खड़ी रहती है। वो तेज़ बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है। बहुत देर होने के बाद भी बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती। इसीलिए राधा घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे रास्ते में जाते जाते पैर को कुछ काट लेता है। उसे वक्त ही नहीं मिलता कि उसे किसने काटा है ये देखने के लिए। वो जल्दी जल्दी में घर पहुंच जाती है और घर जाकर अपने कपड़े बदलकर खाना बनाने के लिए लगती है। तभी सुहानी उसके पास आकर उसे कहती है, माँ, तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? देखो, उस पर कितनी सूजन आई हुई है। अरे हाँ, खेत से जल्दी जल्दी आते समय पैर को किसी कीड़े ने काटा होगा। कल तक अच्छा हो जाएगा। चलो हम खाना खाते हैं। राधा खाना लेकर आती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी राम राधा से, राधा, खेत में जाती हो तो थोड़ा जल्दी आया करो। आज देखो देर हो जाने की वजह से बारिश में भीग गई ना। हाँ जी, कल से घर जल्दी आऊँगी। ऐसा बोलकर वो सब खाना खा लेते हैं और खाना खाकर सभी सो जाते हैं। राधा अगले दिन सुबह जब उठती है तब वो देखती है कि उसका पैर अब बहुत सूज गया था और उसे उसके पैर से उठा भी नहीं जा रहा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब वो सुबह नहीं उठी तो राम उसे देखता है तो वो उठी हुई बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे देख राम राधा से, राधा, आज उठना नहीं है क्या? सुबह हो गई है। अजय, मुझसे ये पैर हिलाया ही नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? मैं कब से उठकर बैठी हूँ मगर उठ नहीं पा रही हूँ। अरे कुछ नहीं, तुम आराम करो, थोड़ी देर ठीक हो जाएगा। अजय, ये पैर अंदर से बहुत दर्द कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरा काम करके आता हूँ, बाद में तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर जाऊंगा, ठीक है? हाँ जाओ, जल्दी अपना काम करके वापस आना। हाँ, तुम्हारे पास सुहानी रहेगी। मैं जल्द ही वापस आता हूँ। जी। ऐसा कहकर राम घर से काम करने के लिए चला जाता है। जब राम घर वापस आता है तो वो देखता है कि राधा को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। ये देख राम जल्दी से वैद्य जी को बुलाने जाता है। तभी वैद्य जी से राम, वैद्य जी, मेरी पत्नी राधा को बहुत तेज बुखार है और कल उसके पैरों को कुछ काटा भी था। उसके वजह से उसके पैर में सूजन भी आ गई है। आप जल्दी चलिए वैद्य जी, मुझे बहुत चिंता लग रही है। ठीक है राम, चलो मैं आता हूँ। मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसे क्या हुआ है। ठीक है वैद्य जी, आप जल्दी चलिए। चलो राम। ऐसा कहकर राम के साथ वैद्य जी चलने लगते हैं। वो जल्दी ही राम के घर पहुंच जाते हैं। घर में राधा बुखार से फनफना रही थी। उसका तेज बुखार देख वैद्य जी चिंता में डूब गए। वो उसके पैर के पास देखते हैं तो उसे जहरीले कीड़े ने काटा था। ये सब देख वैद्य जी, राम, राधा को ये सब कल ही हुआ है ना? हाँ वैद्य जी, कल ही उसे कुछ काटा है। इसे किसी विषारी कीड़े ने काटा है राम, इसीलिए उसका विष इसके पूरे शरीर में फैल गया है। मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ, तुम इसे वक्त पे देते रहना, ठीक है? मैं शाम को आकर देखता हूँ कि इसकी तबीयत में सुधार है या नहीं। जी वैद्य जी, ये दवाई खाना खाने के बाद ही देनी है ना? और ध्यान रहे उसको उठने मत देना, नहीं तो ज्यादा तकलीफ होगी। जी वैद्य जी। ऐसा कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। राम राधा को खाना खिलाकर उसे दवाइयाँ देता है। ये सब देख राधा राम से,
अजी मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है ना। मुझे नहीं लगता मैं अब ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगी। अरे राधा, तुम कुछ भी बोलती हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा बताओ? और हमारी फुलसी बच्ची का क्या होगा? अजी मुझे लगता है मैं अब आपके साथ कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, इसलिए आप मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना। मेरी बच्ची को माँ का प्यार भी तो मिलना चाहिए ना। राधा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। ऐसा कहकर राधा अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। तभी राम अपने बाकी के काम कर लेता है, मगर शाम होने पर भी राधा नहीं उठी, इसीलिए राम उसे उठाने चला जाता है। राधा का बदन ठंडा लगा तो राम ने उठाने के लिए उसे हिलाया तो उसे महसूस होता है कि राधा बेहोश है। वो वैद्य जी के पास चला जाता है और वैद्य जी उसके साथ चले जाते हैं। राधा को देखते ही राधा को देख वैद्य जी, राम, राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं वैद्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो राधा ठीक थी ना? राम, खुद को संभालो। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। उसके शरीर में जहर का असर ज्यादा हुआ था, इसलिए मैं उसे बचा नहीं सका। ऐसा कहकर वैद्य जी वहाँ से चले गए। राम का तो जैसे जीवन उजड़ गया था। वो राधा के अंतिम संस्कार करके घर पर अपने बच्ची के साथ वक्त बिताता था। राम अब उदास रहने लगा था, मगर अपने बेटी की खातिर दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है। थोड़े दिनों बाद राम सुजाता से शादी कर लेता है। सुजाता से राम, सुजाता, तुम्हें सुहानी को अच्छी तरह से संभालना है, जैसे मेरी पहली पत्नी राधा संभाला करती थी। जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सुहानी का अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर सुजाता सो जाती है। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सूखी रोटी खा लेती है और वही सो जाती है। शाम को राम घर पर आता है तो वो सुहानी के पास चला जाता है। सुहानी का चेहरा उसे उतरा हुआ दिखाई देता है। वो सुहानी को उठाकर पूछता है, सुहानी बेटी, यहाँ ऐसे क्यों सोई हुई हो? क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुझे बताओ जरा। पिताजी, मेरी पहली माँ कितनी अच्छी थी। मुझे खाना अच्छा नहीं लगा तो मुझे दूसरा बना कर देती थी, मगर ये माँ ऐसा नहीं करती। ऐसा कहकर वो उठने लगती है। तभी राम सुहानी से, क्यों बेटा, तुम्हें ये माँ अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है पिताजी, मगर वह मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करती। मेरी पहली माँ देर हो गई तो डांटती थी। ये माँ बोलती है कि अगर तुम घर पर जल्दी नहीं आई तो तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और वो ऐसा ही करती है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। क्या तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ते हैं? हाँ पिताजी, मगर माँ को मत बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, नहीं तो माँ मुझे सजा देगी। ठीक है सुहानी, मैं चलता हूँ, तुम जाओ खेलो जरा। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर राम वहाँ से चला जाता है। राम जाकर सुजाता के कमरे में चला जाता है। सुजाता कमरे में आराम कर रही थी। तभी राम सुजाता से, सुजाता, मैंने तुमसे कहा था ना कि सुहानी को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुम उससे बुरा बर्ताव कर रही हो। जी आपको किसने बताया कि मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करती हूँ? मुझे किसी ने कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दिखता है मुझे, समझी? उसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो। जी मैं उससे अच्छा बर्ताव करती हूँ, आपको गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, तुम्हें हुई है, समझी? आज से तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगी, समझी? ठीक है। ऐसा कहकर सुजाता चुप हो जाती है और मन में ठान लेती है कि मैंने अगर तुम्हें मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं, समझी? ऐसा कहकर वो काम करने में लग जाती है। वो सुहानी से बहुत सारे काम करवाया करती थी। अब की बार अगर उससे कोई गलती हो जाती थी तो उसकी उसे सजा मिला करती थी। एक दिन सुजाता किचन में काम कर रही थी, तभी उसके हाथ से तेल की कढ़ाई गिर जाती है। सुजाता सुहानी की ओर देखती है तो सुहानी के पैर पर तेल पड़ा था। वो रो रही थी, उसके पैर पर बहुत बड़े छाले पड़े थे। तभी सुजाता सुहानी से, अरे इतना रोने की क्या बात है, थोड़ा ही तो तेल गिरा है, ज्यादा नाटक मत करो। माँ, बहुत जल रहा है, आग हो रही है पैर में। जाओ जाकर पानी डालो उस पर, समझी? सुहानी लंगड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है, मगर इधर सुजाता खुश थी। उसकी वजह से सुहानी को दर्द हुआ था। अब सुहानी पैर को लेकर रोती है और एक जगह बैठकर सो जाती है। तभी शाम के समय उसके पिताजी आते हैं। वो देखते हैं कि सुहानी के पैर में तो छाले पड़े हुए हैं। वो सुहानी को उठाते हैं और, अरे सुहानी बेटा, ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? कुछ नहीं पिताजी, मुझसे गलती से हो गया, माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। राम मन ही मन सोचता है, ये सब सुजाता नहीं किया होगा,
तभी तो सुहानी डर के मारे कुछ नहीं बता रही मुझे। कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही चलता रहा तो सुहानी के जान पर भी बीत सकती है। कुछ सोच सुजाता को बाहर बुलाता है। तभी सुहानी चौंक कर राम की ओर देखती है। तभी राम, सुजाता जल्दी बाहर आओ। जी आपने बुलाया, क्या हुआ है? इसके पैर को क्या हुआ है? तुम घर में होते हुए तुम्हें कुछ पता नहीं? सुजाता अब बहुत डर जाती है और मन में सोचती है, इस सुहानी ने कुछ बताया तो नहीं होगा, नहीं तो आज मेरी कुछ खैर नहीं है। मुझे आज सच बोलना ही पड़ेगा। अजी, मेरे हाथ से गरम तेल की कढ़ाई गिर गई थी और सुहानी तभी वहाँ ही थी। उसके पैर पर जाके गिरी। इसमें मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। सच कह रही हो? अगर ये झूठ निकला ना तो तुम्हें मैं हमेशा के लिए तुम्हारे मायके भेज दूंगा, समझी? सुजाता ये सब सुन बहुत डर जाती है और उसे महसूस होता है कि वो कितनी गलत थी। और सुजाता कहती है, मैं अंधी हो गई थी, मैंने अपनी ही बेटी को ठेस पहुंचाई। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मेरा यकीन करो। ये आखिरी मौका है तुम्हारा सुजाता। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और मेरी बेटी की खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। सुहानी अब उसके पास आकर बोलती है कि माँ तुम माफ़ी मत मांगो, तुम तो मेरी माँ हो ना, मेरी अच्छी माँ। ये सब सुन सुजाता की आंखें भर आती है। वो सुहानी को गले लगा लेती है। अब राम भी ये सब देख बहुत खुश हो जाता है। अब वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए।